अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। मैंने एंड किया था रिकग्निशन पढ़ाते हुए मेजर इंस्पेक्शन ना। तो रिकग्निशन की ही हेडिंग है, रिकग्निशन की ही हेडिंग में हूं और उसी में ना तीसरी अब एक बात कर रहा हूं। रिकग्निशन की हेडिंग में जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने, से एक बात की थी कि मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट, एक मेजर इंस्पेक्शन, और उसी में अब आगे चल रहा हूं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि बिजनेस ने जो एसेट खरीद लिया, अब उसको एसेट रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके बाद भी तो और खर्चे होंगे कि नहीं? हैं, जाग रहे हैं? मशीन इंस्टॉल कर ली तो दोबारा अब कोई खर्चा नहीं होगा जिंदगी में, उस पर रिपेयर मेंटेनेंस होगी। इसी तरह गाड़ी खरीद ली तो उस गाड़ी में अब पेट्रोल का खर्चा भी लगेगा, फिर उसके अलावा उसकी सर्विस वगैरह भी होगी, इंजन ऑयल चेंज होगा, तो वो सारा का सारा खर्चा है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। इस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्या करना है डिपेंड करता है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बिजनेस कर क्यों रहा है। अगर गाड़ी खरीदी है और बिजनेस का प्लान है उसको 4 साल यूज करने का, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स, लेकिन हर 6 महीने के बाद सर्विस कराएंगे तो 4 साल चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना तो इंजन सीज हो जाएगा। तो वो जो 4 साल चलाने के लिए हर 6 महीने बाद सर्विस करवानी है, वो क्यों करवा रहे होंगे सर्विस? ताकि जो 4 साल सोचा है वो चलता रहे, ठीक, टू मेंटेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो अगर खर्चा इसलिए हो रहा था कि एसेट का इस्तेमाल जो हमने सोचा था वो होता रहे, वो चलता रहे, खाना पीना एसेट का चलता रहे, तो इसकी अकाउंटिंग क्या है? और अगर खर्चे का मकसद था कि जो पहले एसेट था उसको और बेहतर कर लेते हैं, टू इनहेंस, इनहेंस कह लें, इंप्रूव कह लें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो अगर खर्चा हो रहा है बाद में कब? एक बार एसेट खरीद लिया उसके बाद, तो बाद में खर्चा हो रहा है अगर, तो उस खर्चे का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, बाद का खर्चा, अगर उस खर्चे का मकसद था कि एसेट की जिंदगी जो सोची है वो मेंटेन हो जाए, यानी एसेट तो चले ना 4-5 साल, तो उस खर्चे की अकाउंटिंग। और अगर खर्चा करके एसेट को इंप्रूव किया जा रहा है तो उस खर्चे की अकाउंटिंग। इसकी मिसालें हो सकती हैं रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस भी खैर इसी में ही आ जाएगा। इसकी मिसाल हो सकती है अपग्रेडेशन, अपग्रेड करा लेते हैं। तो अगर खर्चा इसलिए हो रहा है कि एसेट से बेनिफिट्स मेंटेन रह सकें, और अगर इसलिए हो रहा है कि एसेट से बेनिफिट इंप्रूव हो सकें, तो ये खर्चा एक्सपेंस है, और ये चूंकि एसेट को बढ़ा रहा है, इंप्रूव कर रहा है, तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो इस वाले खर्चे का जवाब ये है कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस, और इस वाले खर्चे का जवाब ये है कि इट इज कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा, इस खर्चे को ना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे फिर, अब क्योंकि ये खर्चा हो रहा है और उसको कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब अगर सवाल में इस तरह का खर्चा आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो खर्चा इस शाख वाला है या इस शाख वाला है? वैसे तो नामों से पता चल जाएगा, आपको सवाल में लिखा मिलता है कि फलानी तारीख को एसेट की रिपेयर करवाई, तो वो ये है, पता लगता है कि एसेट अपग्रेड हुआ, तो ये है। लेकिन हो सकता है सवाल में लिखा हो कि 30 जून को एसेट पे 20 लाख खर्च किया था फॉरवर्ड, अब नहीं पता चल रहा कि इनमें से कौन सा है। तो उसके लिए ना एग्जाम टिप्स ये हैं कि आपको उसके बारे में फिर कुछ और निशानियां दी होंगी। सब्सीक्वेंट होने वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको प्यार से कैपेक्स कह लेते हैं। ये आप सवाल में कैसे पहचानेंगे, इसके लिए कुछ टिप्स बता रहा हूं। सवाल में खर्चा बताया और ये क्लियरली नहीं पता चल रहा कि इन नामों में से कोई नाम है, तो फिर क्या निशानियां हों कि हम उस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लें? एक निशानी ये हो सकती है कि आपको सवाल में कहा हो कि फलाना खर्चा किया था और उसके नतीजे में एसिड की यूजफुल लाइफ बढ़ गई।
तो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे बढ़े? नहीं, इस नाम का मसला नहीं है। मैं कह रहा हूं लाइफ बढ़ जाएगी तो इधर क्यों आ रहा है वो? अब ज्यादा अर्सा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा देर बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से सवाल में हो सकता है कहा हो कि एसेट पे खर्चा किया था और उसके नतीजे में एसेट की कैपेसिटी बढ़ गई। अच्छा, वो कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हो सकती है। अगर बस है तो 4 सीटें लगवा ली, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो कुछ भी ऐसा खर्चा जिससे एसेट की कैपेसिटी बढ़ गई, वो भी यही है। फिर हो सकता है सवाल में कहा हो कि एसेट पे खर्चा किया, मशीन पे खर्चा किया, और उससे जो प्रोडक्ट बनता था उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो इससे क्यों बेनिफिट्स बढ़ेंगे? प्रोडक्ट जो बनाते थे उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर क्वालिटी का बन रहा है, तो ज्यादा सेल्स होंगी, ज्यादा महंगी प्राइस चार्ज कर लेंगे, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये मैं आपको ना निशानियां बता रहा हूं कि सवाल में अगर नहीं क्लियरली पता चल रहा इन नामों में से, तो फिर आपको सवाल वाले ने कोई हिंट दिया होगा कि उस खर्चे से हुआ क्या। तो अगर उस खर्चे से एसेट की लाइफ बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही है। इसी तरह से उस खर्चे से एसेट की एफिशिएंसी बेहतर हो रही है। एफिशिएंसी बेहतर होने का मतलब है कि जितनी बिजली पहले वो मशीन लेती थी, हमने मशीन में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया कि अब वो कम बिजली इस्तेमाल करता है, कम फ्यूल इस्तेमाल करता है। एसेट की रनिंग कॉस्ट, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गई खर्चे की वजह से, तो इसका मतलब है कि ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये कुछ एग्जाम के हवाले से निशानियां हैं कि इससे हिंट मिलेगा कि जो खर्चा हो रहा है वो ये वाला है। कल मैंने ये बात बताई नहीं थी? कल जब I-16 शुरू किया था तो मैंने ये 2 शाखें बनाई थी कि अहमी तसल्ली के लिए एक बात पूछ रहा हूँ, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने वो नाम यूज करना ही है तो मैं ऐसे कह लेता हूं कि ये वाला सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और ये वाला सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नोटेड? रिकग्निशन खत्म। मेजरमेंट, ये भी नोटेड। मेजरमेंट, और मेजरमेंट से मुराद ये है कि वो जो पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हमने अपनी बुक्स में अब रिकॉर्ड करने हैं एसेट्स, तो उनकी अमाउंट क्या हो, ये गाइडेंस मेजरमेंट की हेडिंग है। जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जो एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या रखनी है, इसको हम कह रहे हैं मेजरमेंट। ये मेजरमेंट की हेडिंग में गाइडेंस है आईएएस की। तो जब एसेट खरीदा तब किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट से मुराद है एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन, और उसके बाद चूंकि इनकी 1 साल से ज्यादा लाइफ हुआ करती है, तो हर एसओएफपी में किस अमाउंट पे शो करें, इसको कहेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है इन ईच एसओएफपी। जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो किस अमाउंट पे रखेंगे, ये गाइडेंस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। अगर तो एसेट पहली दफा रिकॉर्ड करना है, बिल्डिंग खरीदी किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, गाड़ी खरीद रहे हैं किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, जब पहली दफा एसेट रिकॉर्ड होगा तो किस अमाउंट पे, तो इसका रूल है कॉस्ट पे।
और एसओएफपी बनाते हुए क्या करेंगे, इसके लिए आईएस की तरफ से दो इजाजतें हैं। एक इजाजत कहलाती है कॉस्ट मॉडल और एक इजाजत कहलाती है रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर बिजनेस कॉस्ट मॉडल फॉलो करे तो इसमें जो भी एसेट्स हैं उनकी एसओएफपी में आने वाली फिगर कैसे कैलकुलेट होगी, वो कैलकुलेट होगी उसकी कॉस्ट माइनस accumulated depreciation and impairment loss। कॉस्ट में से माइनस accumulated depreciation and impairment loss। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो होना है तो रीवैल्यूड अमाउंट, अच्छा ये इंपेयरमेंट लॉस लिखा हुआ है IMPAIR मेंट, ये FR1 में पढ़ना है हमने। रीवैल्यूड अमाउंट और इसमें से माइनस होगा accumulated depreciation and impairment loss। यानी ये बात सेम है, accumulated depreciation and impairment loss। बस कॉस्ट मॉडल अगर बिजनेस फॉलो कर रहा है तो एसेट की कॉस्ट में से ये माइनस, और अगर बिजनेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा है तो रीवैल्यूड अमाउंट में से ये माइनस। अच्छा इधर मेरे पास जगह कम है, मैं तो एक ही नाम लिख रहा हूं, लेकिन मैं बता भी देता हूं, आप लोग और नाम भी लिख लीजिएगा, जबानी बताता हूं। ये जो इनका दोनों का डिफरेंस आया ना एंड आंसर, इसको कहते हैं कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट, कैरीइंग, जिस अमाउंट पे बुक्स में कैरी हो रहा है, दिस माइनस दिस करके जो आंसर आ रहा है ना, इस अमाउंट के ऊपर एसओएफपी में शो करना है, इसको कैरिंग अमाउंट कहते हैं। और ये लिख ले तो मैं आपको दो नाम और बताता हूं इसके। ये नोटेड कैरिंग अमाउंट। अच्छा इसके ना दो नाम और बता रहा हूं। ये जो कैरिंग अमाउंट है इसको नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं इसको, और इसको WDV भी कहते हैं, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू या WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। अच्छा ये ना ऑप्शनल है, यानी आईएएस ने कहा हुआ है कि मर्जी है, स्टूडेंट की मर्जी, कंपनी की मर्जी, कि चाहे कॉस्ट मॉडल फॉलो करे चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करे, लेकिन इनमें से जो भी फॉलो करे उसके लिए एक गाइडेंस ये है, जो भी मॉडल सिलेक्ट करे कंपनी इसमें से। अच्छा एक मिसाल से बात बताता हूं, अगर मुझे कॉलेज वाले ऑप्शन दें कि जी आपकी मर्जी, आप चाहे ब्लैक बोर्ड यूज कर लें चाहे व्हाइट बोर्ड यूज कर लें, तो मैं इसमें से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करूं हर स्टूडेंट के लिए अलग कर सकता हूं मैं, है हर स्टूडेंट के लिए, फिर सारी
क्लास के लिए। तो इनमें से जो भी मॉडल फॉलो करना है कंपनी ने, वो क्लास के लिए फॉलो करना है। और ये क्लास कहां से आ गई एसेट्स की? वो जो कल क्लासेस बताई थी, लैंड, बिल्डिंग, वो। तो जो भी फैसला हो इनमें से, वो पूरी क्लास के लिए करना है, अप्लाई टू होल क्लास। जैसे बिजनेस अगर चाहे कि बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे करनी है, तो वो बिल्कुल बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर ले, प्लांट के लिए कॉस्ट करना चाहे कॉस्ट मॉडल फॉलो कर ले। लेकिन ये नहीं कर सकते कि एक बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन, दूसरी बिल्डिंग के लिए कॉस्ट, ये नहीं कर सकते। जो भी फैसला करना है वो पूरी क्लास के लिए है जी। अच्छा, अब इस वक्त ये जो सारी शाखें बना दी ना, अब यहां से हम आगे चलेंगे। मैं आपको पहले कॉस्ट पढ़ाऊंगा, कॉस्ट क्या होती है, फिर डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा, इसका आईएस अलग है तो ये बाद में, फिर रिवैल्यूड अमाउंट पढ़ाऊंगा। तो अब ये नक्शा है पूरा, हमने करना क्या है। तो अभी हम कॉस्ट पढ़ने लगे, बाकी फिर आगे आएंगी चीजें, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूड अमाउंट, ये सब आगे पढ़ना है। कॉस्ट से शुरू कराता हूं, ये बना ले सारी शाखें, फिर कॉस्ट से शुरू करते हैं। जी दोबारा बोले जी। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी है सवाल। अभी जब मैं आपको डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ा दूंगा ना, तो इसका मिल जाएगा जवाब जो आप कह रही हैं। अभी कॉस्ट पढ़ाने लगा हूं, फिर डेप्रिसिएशन बहुत सारी पढ़ेंगे, बहुत सारी डिडक्शन पढ़ेंगे, पढ़ते ही जाएंगे। आपकी जवानी का एक हिस्सा जो है ना, डेप्रिसिएशन पढ़ने में गुजर जाएगा। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ाऊंगा। तो जब डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ा लूंगा तो इसका जवाब आ जाएगा। ये नोटेड। चलें कॉस्ट पे आते हैं। कॉस्ट समझाने लगा हूं कि ये कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट से क्या मुराद है, ये कर रहा हूं बात। कॉस्ट क्या होता है? खर्चा, बिल्कुल। कॉस्ट खर्चा होता है। जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं, कुछ सर्विस खरीदते हैं, तो अगर कहेंगे जी हमें सर्विस कितनी कॉस्ट की, तो क्या मतलब है इस बात से? कितना खर्चा करना पड़ा। कोई चीज खरीद रहे हैं तो चीज कितने की कॉस्ट की, जितना खर्चा करना पड़ा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जितनी भी चीजें थी, बिजनेस क्यों खरीदता है उनको? बरकत के लिए, एहतराम के लिए, है फ्यूचर बेनिफिट्स लेने के लिए ना, कुछ इस्तेमाल करना होता है। तो कुछ एसेट्स तो खरीदते ही इस्तेमाल के काबिल है, कुछ खरीदते इस्तेमाल के काबिल नहीं है। जैसे एसी खरीद लिया शॉप से, तो एसी खरीदते ही वो वहीं ठंडी हवा निकालना शुरू हो गया है, नहीं, तो उसको फिर हमें उठा के वहां से लाना भी पड़ेगा। अब वो कैसे ला रहे हैं, किसी गाड़ी में ला रहे हैं, कोती रेडी पे ला रहे हैं, ले आए, यहां पहुंच गए, इधर गेट पे उतारा, उसने यहीं पे ठंडी हवा देनी शुरू कर दी, नहीं, फिर उसको दीवार पे लगाना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर ठंडी हवा देने के काबिल होगा। तो बिजनेस जो भी एसेट खरीद रहा है, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको यूज करना है। तो प्रिंसिपल ये है कि एसेट की कॉस्ट हम वो तमाम खर्चों को शामिल करके कहेंगे ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरली incurred in bringing the asset to its intended working condition. Intended working condition. हमने एसेट खरीदा और उसके बाद वो वर्किंग कंडीशन में आने तक जितने भी जरूरी खर्चे हुए वो सब उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। अच्छा, सारे एक ही साथ हो रहे होंगे, यानी एसी खरीदा, उसी बंदे को ही पैसे दिए, वही एसी लेके भी आएगा, वही इंस्टॉल भी करेगा, लाजमी है। ये सब 2 मिनट के अंदर अंदर हो रहा होगा काम,
नहीं, तो मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ लोगों पे खर्चा किया जा रहा है, तो वो सारे खर्चे ऐड करेंगे टोटल, तो वो इस एसेट की कॉस्ट बनेगी। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, बल्कि वैसे आसानी के लिए आईएएस ने कुछ मिसालें भी डिस्कस की हैं। तो मैं आपको ना कुछ आइटम्स की मिसालें दे देता हूं, उनको कह देता हूं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी क्या क्या है जो एसेट की कॉस्ट में शामिल करना है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये एग्जांपल है जो मैं यहां लिस्ट बनाने लगा हूं ना, ये एग्जांपल है सिर्फ और सिर्फ आप याद कर लें तो आसानी के लिए बस, वरना कॉन्सेप्ट यही है। वो सारे जरूरी खर्चे जो एसेट खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में लाने तक हों, मिसालें याद कर लेंगे तो टाइम बचेगा। तो वो मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की एग्जांपल्स देने लगा हूं। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या मतलब, क्योंकि मुख्तलिफ खर्चे मुख्तलिफ टाइम पे हो रहे होंगे ना। अगर कोई हमने दूसरे मुल्क से खरीदा है प्लांट, तो उसको खरीद के यहां लाना, फिर यहां पोर्ट से लेके यहां आना, तो बहुत सारे खर्चे हो रहे होंगे, तो उन सबको मिलाना है। यह है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। चले इंपोर्ट की मिसाल दी है तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। प्लांट खरीद दिया दूसरे मुल्क से, जापान से खरीद लेते हैं, चले तो कितने का खरीदा, परचेज प्राइस, और अगर सवाल में जो परचेज प्राइस दी है उसके अलावा कोई डिस्काउंट भी कहा है, तो वो इसमें से हो जाएगा लेस। अच्छा, ट्रेड क्या, सब डिस्काउंट, चाहे सेटलमेंट ही क्यों ना हो, डिस्काउंट लेस। तो परचेज प्राइस उसमें से डिस्काउंट लेस कर दिया, खरीद लिया। अब क्या करें, दूसरे मुल्क से खरीदा है, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं इसको, कैरेज भी इसी को कहते हैं, फ्रेट भी इसी को कहते हैं। चले जहाज में उड़ा के प्लांट ले आए, तो जहाज सीधा जो है वो फैक्ट्री की छत पे लैंड कर जाएगा ना, एयरपोर्ट पे आएगा। तो अब जब सरकार के हाथ हम फंस जाएंगे तो वो हमसे पैसे लेंगे अच्छे खासे। वो जो हमसे पैसे लेंगे वो ड्यूटीज या टैक्सेस कहलाएंगे। तो अगर वो नॉन रिफंडेबल हैं तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। फिर रास्ते के जो भी मसाइल होते हैं उनसे बचने के लिए इंश्योरेंस करवानी होती है, ट्रांजिट इंश्योरेंस। कल वैसे से मिलती जुलती बातें उसमें इन्वेंट्री में भी बताई थी कॉस्ट में। फिर इसके अलावा इंपोर्ट में बैंकिंग चैनल के लिए जरूरी होता है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाएं, तो एलसी चार्जेस, लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस। कुछ और क्लियरिंग चार्जेस भी हो सकते हैं। चले, एसेट प्लांट पहुंच गया फैक्ट्री में। अब जहां प्लांट लगाना है, जैसे घर में कभी देखा हो कि जहां पर फ्रिज रखना है लाके, तो उसके साथ ही तार का सिस्टम भी हो। और इसी तरह से अगर एसी लगाना है तो यह भी देखना पड़ेगा कि उसके पानी का पाइप कहां पर अरेंज करना है। तो जिस जगह प्लांट, एसेट, मशीन कुछ भी लाकर रखना है, तो हो सकता है वहां पर कोई वायरिंग का सिस्टम बनाना पड़े, हो सकता है कोई ड्रेन के पाइप निकालने पड़े, कोई फाउंडेशन बनानी पड़े। तो उस जगह की तैयारी को कहते हैं साइट प्रिपरेशन। जगह तैयार कर ली, फाउंडेशन हो सकती हैं। फिर हो सकता है जो चीज खरीद रहे थे वो टुकड़ों में खरीदी थी और अब लाकर उनको असेंबल भी करना है, तो असेंबली कॉस्ट हो सकती है। फिर अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे तो बहुत सारे वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स के पैसे हो सकते हैं, इंप्लॉय कॉस्ट कह देता हूं। है जी, कौन सी, रनिंग कॉस्ट, रनिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इंप्लॉइज को पैसे देना या वर्कर्स को पैसे देना। फिर हो सकता है हमने इस काम के लिए कोई कंसल्टेंट्स हायर किए हों, तो उनको प्रोफेशनल फीस देना, प्रोफेशनल फीस। बिल्डिंग बनाते हैं, चले बिल्डिंग बनाते हुए अगर क्रेन किराए पे लेनी पड़े, तो उस क्रेन का उस क्रेन का किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा, है बिल्कुल होगा। कितने अरसे का, जब तक वापस नहीं करते, जब तक उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्रेन यूज होगी। और अगर वो क्रेन ओन्ड है तो फिर उसकी डेप्रीसिएशन। तो अगर एक एसेट बनाने के लिए हमारा ही कोई दूसरा एसेट इस्तेमाल हो रहा है, तो उस दूसरे एसेट की डेप्रीसिएशन कितने अरसे की, जितना अरसा उस बिल्डिंग में इस्तेमाल हो रहा है। तो डेप्रीसिएशन ऑफ अनदर एसेट यूज्ड इस एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई और एसेट हमारा इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन।
हो गया प्लान तैयार, पता नहीं ठीक हुआ ही नहीं हुआ, तारें सही जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी, टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो टेस्टिंग कॉस्ट, अरे वो टेस्टिंग तो पहले कर ली, पहले इंस्टॉल तो कर ले। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉल किया नहीं, टेस्टिंग करना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कर ली, टेस्टिंग कर ली, सब सही है। एक और चीज ऐड होगी जो आपको ना अभी समझ में नहीं आएगी, तो जहां और इतनी चीजें समझ नहीं आती हैं, और सही, ये आप पढ़ेंगे FAR 2 में, इसलिए बस अभी एम ही याद कर लेना, इसमें ज्यादा जोर नहीं डालना दिमाग पे। जी जी, थोड़ी देर तक मिलता है उसका जवाब। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। ये क्या होती है, क्यों ऐड होती है, इसके लिए आप अभी नन्हे मुन्ने हैं, इसका जवाब इंशाल्लाह आपको मिलेगा जब आप FAR 2 में पहुंचेंगे। IS 37 है उसमें, वहां पढ़ेंगे आप, अभी बस होता है कुछ। चलिए मिसालें बहुत हैं इस चीज के लिए कि क्या क्या खर्चे हैं जो शामिल कर रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि वो सारे जरूरी खर्चे जो एसेट को वर्किंग कंडीशन तक पहुंचाने में लगेंगे वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी। अब वो खर्चे बताता हूं जिनको नहीं करना शामिल। ये सब चीजें ऐड हो रही हैं और ये चीज लेस हो रही है, यानी इसकी कॉस्ट निकालते हुए कुछ लेस भी हो रहा है। अब वो चीजें बता रहा हूं जिनको इसकी कॉस्ट में कंसिडर नहीं करना, यानी अगर वो खर्चे हैं तो ऐड नहीं करना, तो लेस कर देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना, ऐड नहीं करना। और अगर कोई इनकम टाइप चीज है तो लेस नहीं करना। देखें ये सारे खर्चे हैं ना, तो इन सब खर्चों को मैं ऐड कर रहे हैं, एसेट की कॉस्ट बन रही है, और ये एक इनकम टाइप चीज है तो उसको क्या कर रहे हैं, लेस। तो अब कुछ ऐसी आइटम्स बता रहा हूं जिनमें दो चीजें इनकम टाइप है, उनको लेस नहीं करना, ऐड कर देना। नहीं ऐड लेस नहीं करना, वो अदर इनकम होगी। और बाकी चीजें वो हैं जिनको खर्चे हैं उनको ऐड नहीं करना। तो इसके लिए मैं कह देता हूं ये वो आइटम्स हैं जिनको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना या कंसिडर नहीं करना। नॉट इंक्लूडेड कह लें, कंसिडर्ड कह लें। अच्छा, और अगर सवाल में इन आइटम्स में से कुछ ऑलरेडी ऐड करके दिया हुआ है तो वो माइनस कर देंगे। तो वो आइटम्स बता रहा हूं जिनको अब एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। चलिए शुरू से आते हैं। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज थे तो ऐड करने हैं, अगर रिफंडेबल थे तो नहीं करने। तो रिफंडेबल टैक्सेस या ड्यूटीज इनको नहीं करना ऐड। एग्जाम में कैसे पता हो सकता है, सवाल में लिखे हो लिस्ट रिफंडेबल सेल्स टैक्स, रिफंडेबल सेल्स टैक्स, रिफंडेबल से जाग रहे हैं, रिफंडेबल सेल्स टैक्स तो नहीं करना ऐड। नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी, तो अगर तो मेंशन्ड है रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मेंशन, बस लिखा हुआ है सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, तो अगर कुछ नहीं मेंशन है
अगर रिफंड के हवाले से नहीं मेंशन कुछ, तो फिर आपने ना इनकम टैक्स को हमेशा रिफंडेबल लेना है, ये हमेशा ही रिफंडेबल एडजस्टेबल होता है, और इसके अलावा बाकी सारे के सारे टैक्सेस और ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल। क्योंकि अगर होते रिफंडेबल तो बता देता भाई सवाल वाला, नहीं है तो नॉन रिफंडेबल, नहीं बताया तो इनकम टैक्स अगर खर्चों में कहीं दिया है तो वो हमेशा रिफंडेबल है, उसके अलावा बाकियों के साथ कुछ नहीं मेंशन तो बस नॉन रिफंडेबल है। ये मैं तब की बात बता रहा हूं अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो, अगर मेंशन किया हुआ है तो फिर तो जो मेंशन किया है वैसे है। नया प्लांट खरीद के ला रहे थे, तो कोई इर्द गिर्द के इलाके में ना देगे पका के तो चावल बांट दिए, तो वो सारा खर्चा प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दे? नहीं, तो इसको कह लेते हैं कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी ये नहीं कर देना प्लांट की कॉस्ट में ऐड। अच्छा, प्लांट खरीदना था और उसके लिए ना अखबार में इश्तिहार दिया, स्पेसिफिकेशन बता के, टेंडर का नाम सुना है टेंडर? तो इस तरह ये अखबार में इश्तिहार देना होता है कि प्लांट खरीदना था, उसकी स्पेसिफिकेशन बता के अखबार में इश्तिहार दिया और लोगों को इनवाइट किया, जो बेचना चाहता है बताएं अपनी कोटेशन दें, तो वो जो अखबार में इश्तिहार दिया वो भी प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा। क्यों नहीं भाई, भी तो प्लांट खरीदना ही नहीं, अभी तो खरीदा ही नहीं, वो तो खरीदेंगे तो खरीद के ला के फिर उसको वर्किंग कंडीशन में लाना है, अभी तो इश्तिहार दे रहे हैं, पता नहीं कब प्लांट मिलता है, तो एडवर्टाइज कर रहे हैं अगर, तो वो नहीं कर देंगे ऐड। प्लांट खरीदा क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेकिन अभी 2-3 साल लगेंगे उस प्रोडक्ट को हिट होने में, और 2-3 साल तक बिजनेस लॉस में जाएगा। ये बिजनेस को पहले ही पता था कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, 2-3 साल बाद ही जाके हिट होगा, तो वो 2-3 साल का लॉस प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दे। वो तो टाइम तो लगाना ही था नए प्रोडक्ट में, तो प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दे। क्यों नहीं? क्योंकि वो एसेट के वर्किंग कंडीशन में आने का मसला तो नहीं है, वो तो बिजनेस नहीं सही चल रहा, तो इसको कहते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। ये आईएएस में इस्तेमाल हुए हुए नाम है, ये नाम भी ना याद रखना, ये सवालों के अंदर भी टेस्ट हो सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। प्लांट लाके इंस्टॉल कर लिया, लेकिन हमारे वर्कर्स को काम ही आता, तो उनको काम सिखा देते हैं, वो काम सिखाएंगे तो बेचारे काम करेंगे, तो उनकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दें। लेकिन वो काम सीखेंगे तो प्लांट काम करेगा ना, है? हाँ तो कर दें, कर लें ऐड। नहीं, बेचारे काम सीखेंगे तो काम करेंगे ना, वो तो हम वो मशीन को नहीं काम सिखा रहे, उसको तो आता है, हमारे बंदों को नहीं आता, काम के बंदे रख ले। तो इसलिए अगर वर्कर्स को काम सिखाने पे खर्चा करना पड़ा तो वो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नहीं है, तो बंदों को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो इसलिए वो एसेट की कॉस्ट में नहीं होगा ऐड, ट्रेनिंग कॉस्ट। ओके, एक फैक्ट्री थी मुल्तान में हमारी ही, वहां पर एक प्लांट लगा हुआ था, और अब हमने प्लान किया है कि सियालकोट में नई फैक्ट्री बनाते हैं, तो मुल्तान वाली फैक्ट्री से प्लांट उखाड़ा वो सबसे आखिर में, वो सबसे आखिर, क्या बता रहा हूं मैं सेल्स के बारे में, वो सबसे लास्ट रो में यार, मैंने कॉलेज के साथ वाला लड़का, काली टी शर्ट, जो भी ऊंचा होकर बैठा है। हाँ, सेल्स के बारे में क्या बता रहा था मैं? है समझ नहीं आ रही मुझे, बात नहीं बेटे समझ आई? मैंने पूछा सेल्स के बारे में क्या बता रहा था मैं अभी? अच्छा चलो, क्रेडिट सेल बताया था कि क्या सेल, बता दो। है मैं कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, एफआर वन ही पढ़ा रहा हूं ऐसे, लेकिन अभी मैं सेल्स की क्या बात कर रहा था? अच्छा चले, क्रेडिट सेल की कर रहा था वैसे। तो मुल्तान की फैक्ट्री से प्लांट को उखाड़ना है और सियालकोट फैक्ट्री शिफ्ट करना है,
तो नहीं करना है ना, फैसला किया करना, नो क्यों करना है? तो वो जो मुल्तान की फैक्ट्री से उखाड़ के उसको ट्रांसपोर्ट करके सियालकोट लाना, इंस्टॉल करना, तो वो सारा खर्चा प्लांट में ऐड होगा? नहीं, इंस्टॉल करेंगे तो वर्किंग कंडीशन में आएगा ना, नहीं तो वो सारा एक्सपेंस हो जाएगा है। नहीं, करना तो है, जरूरी है। ये जो हम आईएएस पढ़ रहे हैं सारी गाइडेंस ये बिजनेस के लिए है। तो उस बिजनेस ने जब प्लांट खरीद के मुल्तान फैक्ट्री में इंस्टॉल किया था तो वो आ गया था वर्किंग कंडीशन के अंदर। अब अगर उसको किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो दोबारा से थोड़ी वर्किंग कंडीशन में आ रहा है, वो तो पहले आ चुका था। तो इस शिफ्टिंग करने को कहते हैं रीलोकेशन कॉस्ट, इसको नहीं कर देना ऐड। अच्छा, और अगर जिससे खरीदा था उसने कहा था कि हमारी फलानी फैक्ट्री में लगा है, आ जाओ ले जाओ उठा के, तो वहां से अब उखाड़ना, लेके आना, इंस्टॉल करना, अब ये होगा ऐड। ओके, टेस्टिंग में प्लांट इंस्टॉल कर लिया तो टेस्टिंग क्या थी कि चला के देख ले, तो चल रहा है तो चल रहा है, बस शुगर का सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो देखना चाह रहे हैं प्लांट सही सेटअप हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या करें हैं? चीनी बना के देख रहे हैं, पता चले ना चीनी बन रही है, नमक बन रहा है, चीनी बना ली, अब उस चीनी का क्या करें हैं? बेच दें, तो उसको बेच के जो पैसे मिलेंगे वो टेस्टिंग कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सेल ऑफ माइनस करना पड़ा, क्या है पीआरसी में माइनस करना पड़ा है? पड़ा ही नहीं है, तो उसको टेस्टिंग कॉस्ट में से माइनस करते हैं? नहीं करते। तो इसको एसिड की कॉस्ट में से माइनस नहीं कर देना, ये किया करते थे कि कुछ साल पहले, नहीं, लेकिन अब नहीं है ये अलाउड, आईएएस ने मना कर दिया। तो जो टेस्टिंग के दौरान सैंपल्स बनाए उनकी सेल एसिड की कॉस्ट में से नहीं करनी लेस, तो क्या करें फिर सेल का है? नहीं, अदर उधर कोई नहीं, बस सेल है, प्रोडक्ट बनाया हमने तो बस ये नॉर्मल सेल है, तो इसको प्लांट की कॉस्ट में से लेस नहीं करना। पहले करते थे लेकिन फिर आईएएस चेंज हो गया था तो नहीं करना इसको लेस। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यानी अगर एक फैक्ट्री में एक नया प्लांट लग रहा है, उस फैक्ट्री में बाकी सारे काम चल रहे हैं, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दें? नहीं, तो इनको कहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, ये नहीं एसिड की कॉस्ट में ऐड करने। वो बता रहा हूं अभी, इंसिडेंटल एबनॉर्मल कॉस्ट। एसिड बनाने का जो नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई भी काम करना होता है ना उसका एक रूटीन प्रोसीजर है। जैसे अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो ईंटें रखी हुई हैं, अब ईंटें जो हैं वो एक एक ईंट को एक फोम में लपेट के आराम से लाके रखा गया था कि टूट ना जाए, एक एक ईंट को ऐसे करते हैं। ट्रॉली आई होगी, वो मजदूरों ने ईंटें उठा उठा के साइड पे लगाई होंगी। अच्छा, अब वो वहां से उठा के जब ईंटें लेके जानी है तो वो भी बड़े आराम से प्यार से मजदूर एक एक ईंट को उठाएगा और आस्ता आस्ता लेके जाएगा ताकि कहीं टूट ना जाए। वो 2 4 5 जितनी भी हिम्मत है उठा के सर पे रख के ले जाएगा। अच्छा, और अगर वो खेलना शुरू कर दें, ईंटें मारना शुरू कर दें दूसरे को, ये भी नॉर्मल है? नहीं, तो अब जो उन्होंने ईंटें खेलनी शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, तो उससे जो ईंटें टूट रही हैं वो नॉर्मल चीज नहीं है, वो एबनॉर्मल है। इसी तरह से सीमेंट की बोरियां रखी हुई हैं और वैसे नॉर्मली हवा में अगर नमी है तो कुछ ना कुछ सीमेंट शायद खराब हो जाएगा, लेकिन एक सियाने ने सीमेंट की बोरियां ला के स्विमिंग पूल में रख दी, तो अब ये सारी बोरियां खराब हो रही है, एबनॉर्मल है। तो जो खर्चे किसी भी काम करने का नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें वो नॉर्मली होते हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल से हट के खर्चा था जो हमारी किसी नाअहली की वजह से था, बिल्डिंग का डिजाइन ही गलत बना दिया, वो आर्किटेक्ट पैसे बहुत मांग रहा था तो छोटे बच्चे की ड्राइंग अच्छी थी उससे बनवा ली, बेटे तुम बना दो ड्राइंग, तो उसकी वजह से फॉल्टी डिजाइन की वजह से खर्चा एक्स्ट्रा पड़ गया, हमारी नेग्लिजेंस है। चीजें नहीं संभाल के रखी, हमारी नेग्लिजेंस है। या कोई सैलाब, कोई बारिश वगैरह, कोई ऐसा हादसा हो गया, एबनॉर्मल खर्चा है। कोई चोरी डकैती हो गई, तो ये सारे खर्चे, हमारी नाअहली की पेनल्टी पड़ गई कोई, तो हमारी नाअहली की वजह से या किसी हादसे की वजह से कोई ऐसा खर्चा हो रहा है जो नॉर्मल रूटीन में नहीं होना बनता था, उसको एबनॉर्मल कॉस्ट कहेंगे। ये अलग से एक्सपेंस है, ये नहीं होगा एसिड की कॉस्ट में ऐड। अच्छा, अब ना 2 चीजें रह गई जो इनकम टाइप हैं, वो इंशाल्लाह मैं उस पर कल करता हूं बात, और कल ये लिस्ट बस पूरी, तो कॉस्ट से फिर आगे चलेंगे कल मंडे को इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।